हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड क्लास 10 फॉर मैथ की इस वीडियो में, इस चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आयतन तथा क्षेत्रफल से संबंधित ठोस आकृतियाँ तथा समतल सतह के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 से लेकर के 12 तक का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक वीडियो को काफ़ी बारीकी से बनाया गया है और एक तरह से गागर में सागर जिस तरह से समाता है उसी आधार पर मैंने प्रत्येक चैप्टर को बनाया है। 1 से 2 बार आप देख लेने पर उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे या फिर उससे संबंधित जो फार्मूला होंगे निश्चित रूप से आपको याद होंगे, और फिर जब अपने एक्सरसाइज में प्रश्नों को हल करेंगे तो आप आराम से अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सफल होंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो अब हम बगैर देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं क्या कि देखिए, एक आरेख के माध्यम से हमने दर्शाया है कि कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आयतन तथा क्षेत्रफल में संबंधित हम पहले देखते हैं घनाभ। तो घनाभ यहाँ लिखा हुआ है और ये देखिए घनाभ का आपका चित्र है, ये घन है और ये घन का चित्र है। तो पहले तो हम यही समझ लेंगे कि यह घनाभ किस आकार का होगा और घन किस आकार का होगा। घनाभ कहने से फ्रेंड्स जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, जैसे अगर दैनिक जीवन की हम बात करें तो किताब हो गया, या फिर माचिस की डिबिया हो गया, या फिर संदूक हो गया, फिर ईंट हो गया, इस तरह से बहुत सारे, ये सब घनाभ के आकार के होते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। घन की बात करें तो यह जो दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, मुख्य रूप से हम लूडो खेलते हैं तो उसका जो पासा होता है उसके सभी जो सतह होते हैं वर्गाकार होते हैं। कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। तो हमें यह जानना जरूरी था। एक बात और आप जान लें कि घनाभ में पृष्ठों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, और घन में भी पृष्ठों की कुल संख्या 6 ही होती है। अब कहिए किस तरह से, तो ऊपर का एक पृष्ठ और नीचे का 2 पृष्ठ हो गया, फिर इधर का ये आगे का एक पृष्ठ और एक पीछे का 4 हो गया, फिर दाएं का एक पृष्ठ और बाएं का, इस तरह से कुल मिलाकर के 6 पृष्ठ हो गया। घन में भी 6 पृष्ठ होंगे। अब इससे संबंधित जो सूत्र का यूज किया जाता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल के मतलब घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होगा 2 × LB + BH + LH वर्ग इकाई। अगर इसको हिंदी में हम बोलें तो 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई होता है। एक बार फिर से सुने, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई वर्ग इकाई। वहीं जब इसके आयतन की बात करें तो होता है LBH, अर्थात L × B × H। इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई घन इकाई। और जब इसका विकर्ण निकालेंगे घनाभ का तो इसके लिए सूत्र होगा √L² + B² + H² इकाई। कहने का मतलब कि √, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग इकाई। तो ये तो हो गया आपका घनाभ से संबंधित सूत्र। अब ये इस तरफ देखते हैं, दाएं तरफ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घन से संबंधित। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होगा, 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 × भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। आयतन क्या होगा, तो भुजा का क्यू घन इकाई, भुजा का क्यू घन इकाई। और विकर्ण की जहाँ तक बात करें तो विकर्ण की लंबाई होगा घन का √3 × 1 भुजा इकाई। फ्रेंड्स, इस सूत्र को आप स्क्रीनशॉट ले करके या फिर 1-2 बार देख करके निश्चित रूप से याद कर लेंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है जब आप प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए, आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या इससे संबंधित, तो ठोस आकृतियाँ, वक्र सतह। देखिए, इसे भी
एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। तो पहले नंबर पर हम लोग बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे, दूसरे में शंकु देखेंगे और तीसरे पर अर्धगोला के विषय में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रत्येक का जो सूत्र है इम्पॉर्टेंट यह लिख दिया गया है और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इतनी सूत्र आप याद कर लेते हैं तो इसको निश्चित रूप से अप्लाई करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बेलन के आधार का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि बेलन का आधार क्या हो गया, नीचे वाला भाग और ऊपर वाला, जो कि दोनों वृत्ताकार है। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होता है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के मतलब ऊपर नीचे का छोड़ के बीच का जो गोल वाला जगह है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहाँ पर आर क्या है तो इस बेलन की त्रिज्या है और एच क्या है तो बेलन की ऊंचाई है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम देखेंगे फ्रेंड्स कितना बेलन का होगा, तो होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ऊपर का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, नीचे का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और ये बीच का जो वक्र पृष्ठ है यह, तो अर्थात तीनों को हम जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा बेलन का। तो जाहिर सी बात है 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और 2 पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, दोनों मिलकर 2 पाई आर स्क्वायर, और जब इसको कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर हो गया और कोष्ठ में एच प्लस आर बच गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, निश्चित रूप से फ्रेंड्स याद कर लेंगे आप। चलिए अब शंकु की चर्चा करें हम लोग। तो हाँ, एक बात और भूल गए थे कि बेलन जैसे हम लोग दैनिक जीवन में क्या देखते हैं, तो मोमबत्ती हम लोग देखते हैं, या पाइप देखते हैं, या फिर सिलेंडर जो होता है जिसमें केरोसिन का तेल या डीजल वगैरह रखा जाता है, वह भी कुछ बेलन के ही आकार का होता है, और मैथ की भाषा में हम इसे बेलन से जानते हैं। अब शंकु की बात करें हम लोग, तो पहले तो यही जाने कि शंकु क्या है। तो शंकु फ्रेंड्स जो हम कैसे समझेंगे कि जब पेंसिल को क्या होता है कटर से जब छीलते हैं तो आगे वाला जो नुकीला भाग बनता है वह कुछ शंकु के जैसा ही होता है। यह सबसे तो आम बात है, जैसे बर्थडे मनाया जाता है तो उसमें बच्चे लोग जो टोपी पहनते हैं ऊपर से कुछ खास इसी तरह का होता है, तो आप ये आराम से समझ सकते हैं। तो यह हो गया शंकु। अब शंकु से संबंधित चीज़ हम देखते हैं, तो आधार, यहाँ भी फ्रेंड्स इसका आधार देख रहे हैं तो वृत्त के आकार की है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है पाई आर एल। पाई तो जानते ही हैं, आर मतलब यह जो वृत्ताकार भाग है इसकी त्रिज्या हो गया, और एल हो गया फ्रेंड्स जो ये तिरछी ऊंचाई हो गया, यह एल, तिरछी ऊंचाई को एल से हम प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एल हो गया था, और इसका आधार जो वृत्ताकार था तो पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही हो जाएगा शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब फ्रेंड्स चलिए अर्धगोला। तो अर्धगोला तो नाम से ही हमको पता चल रहा है, कोई गोला होगा जिसका आधा भाग कर देंगे तो अर्धगोला हो गया। अब गोला को भी दैनिक जीवन में हम समझिए, जैसे फुटबॉल देखते हैं हम लोग, क्रिकेट का बॉल देखते हैं, या बच्चे लोग जो गोली खेलते हैं कांच का बना होता है, यह बिल्कुल गोल और ठोस होता है। अब कल्पना कीजिए कि जो क्रिकेट का बॉल होता है उसको आधे आधे भागों से हम काट दें, तो ऊपर का भाग भी एक अर्धगोला बच जाएगा और नीचे का भाग भी एक अर्धगोला बन जाएगा। तो एक भाग को हम ले करके और इससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके आधार का क्षेत्रफल यहाँ भी हम देखते हैं कि कुछ ऊपर वृत्ताकार है, तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो ये जो आपको वक्र वाला भाग है ऊपर आधार छोड़ करके, तो यह हो जाता है आपको 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और जब इसका आधा की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आधार वाला भाग था फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ देने के बाद क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, अर्थात अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। बच्चों को भ्रम होता है कि गोला का जो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, नहीं, लेकिन वो समझते नहीं है। जब काट देने के बाद ये जो वक्र आधा बच गया तो 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है, बट ये ऊपर वाला भाग जो आधार इसका बनता है वह वृत्त के आकार का होता है, इसके बारे में भूल जाते हैं, तो यहीं पर कन्फ्यूजन होती है। तो मैं बोलूँगा कि इस सूत्र को निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, या इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, जिससे एग्ज़ाम में हल करने में प्रश्नों को काफ़ी मदद मिलेगी।
चलिए अब हम लोग देखते हैं आधार की परिधि। आधार की परिधि मतलब बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन का भी आधार वृत्त के आकार के जैसा था तो उसकी परिधि भी वृत्त के ही जैसा होगा, अर्थात 2πr हो जाएगा। अब आयतन मतलब बेलन का आयतन, तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से आप गुना कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना था, πr²। क्यों था, क्योंकि आधार वृत्ताकार था और ऊंचाई को h मान लीजिए। तो इस प्रकार से यह जो बेलन का आयतन हो गया फ्रेंड्स, वो हो गया πr²h। वी सारे के सारे सूत्र जो बताए जा रहे हैं, वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सब को आप बारीकी से ध्यान रखेंगे और अध्ययन करेंगे, याद कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आधार की परिधि कहने का मतलब ये शंकु के आधार की परिधि। तो अभी मैंने बताया था कि शंकु का भी निचला भाग आधार जो है वृत्त के आकार का है, तो उसका भी परिधि 2πr ही होगा। आयतन कितना होगा, तो 1/3πr²h। अब r यहाँ पर क्या है, तो यह त्रिज्या है और h है शंकु की ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, तिरछी ऊंचाई नहीं है, तिरछी ऊंचाई मैंने l से बताया था। तो आयतन 1/3πr²h। भूलना नहीं, निश्चित रूप से मैं जो भी बोल रहा हूँ 1-2 बार बोल के, पढ़ करके, लिख के, स्क्रीनशॉट वीडियो देख के, जैसे भी हो रट जाओ, बिल्कुल मैं कहता हूँ रट जाओ। अब चलिए आधार की परिधि, तो किसकी आधार की परिधि, तो अर्धगोले की। अभी मैंने बताया था जब क्रिकेट के बॉल को आधे काट लेंगे तो उसका आधार कुछ वृत्त के ही तरह होगा, तो 2πr हो जाएगा परिधि। और आयतन कितना होगा, तो 2/3πr³, जहाँ पर r क्या है, तो अर्धगोले की त्रिज्या है। तो यही हो गया आपका अर्धगोले का आयतन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गोला यहाँ पर चित्र बनाया गया है, जो क्रिकेट के बॉल या फुटबॉल समझ सकते हैं आप। तो गोला को इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। r जहाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ इसका क्या होगा, तो त्रिज्या। तब आयतन कितना होगा जब त्रिज्या r होगा, तो 4/3πr³। 4/3πr³ क्या, गोले का आयतन। एक बार फिर से मैं स्क्रीन को क्लियर कर दिया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लो, मैं तो कहता हूँ नोट बना लो। और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं करना होगा। चैप्टर वाइज अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम अब चर्चा करेंगे फ्रेंड्स हाँ, तो फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो ठोस आकृतियों के आयतन तथा क्षेत्रफल। ठोस आकृतियों के आयतन तथा क्षेत्रफल अर्थात वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यहाँ पर ठोस के बारे में हम जानेंगे, अर्थात इसको सॉलिड इंग्लिश में बोलेंगे। आधारभूत आकृतियाँ कौन कौन सा, घनाभ, घन, शंकु, बेलन और गोला। वे वस्तुएं जिनकी आकार अर्थात शेप एवं माप मतलब साइज निश्चित होती है, तो वस्तुएं क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। कहने का मतलब कि ठोस किसको कहेंगे, तो वे वस्तुएं जिनकी आकार एवं माप निश्चित होती है, तो वे वस्तुएं ठोस कहलाती है। कहने का मतलब कि जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं बदले, जितनी बार कभी भी हम मापें तो उतना ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, तो उसको हम कहेंगे कि यह वस्तु ठोस है। यहाँ पर हम 1 नंबर में फ्रेंड्स देखते हैं घनाभ का चर्चा करेंगे, जिसका फलक आयताकार होते हैं। फलक को फेसेस इंग्लिश में बोलेंगे, अर्थात उसको पृष्ठ कहिए, सतह कहिए, तो आयताकार है। अभी मैंने बताया था कि कुल 6 पृष्ठ होते हैं। अब देखिए जैसे पर यहाँ जो दिखाई दे रहा है यह आयताकार फलक है, सभी जो 6 इसके फलक होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन इकाई होगा। और इसको इंग्लिश में बोलें तो घनाभ का आयतन बराबर L × B × H घन इकाई, जहाँ पर L क्या है, तो लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और जबकि H ऊंचाई है। दूसरा नंबर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हम करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, तो सभी को क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आपको कितना आएगा, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH वर्ग इकाई। अगर इसको हिंदी में बोले तो 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई वर्ग इकाई, यही फ्रेंड्स उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब घनाभ के विकर्ण के बारे में, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, डायरेक्ट यह सूत्र भी पूछता है, या जब प्रश्नों को हल करेंगे तो यह नेसेसरी आपको जानना चाहिए। तो ये हो जाएगा √L² BA² + HA² इकाई। अगर इसको हिंदी में बोलें
तो रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो ये तो हो गया आपको घनाभ से संबंधित। अब फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे घन से संबंधित चीज़ें। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है आकृति, इसे हम घन कहते हैं। घन क्या होता है? तो जिसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं। एक भुजा ए इकाई है तब का होगा। सभी वर्गाकार के मतलब बताए कि जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसका पासा होता है, कुल 6 पृष्ठ सभी एक ही आकार के होते हैं, वर्ग के आकार का, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। इसकी एक भुजा ए हम मानेंगे फ्रेंड्स, तो सभी भुजाएं ए हो जाएगी। तो अब हम चलें कि घन का आयतन कितना होता है। तो ए क्यू घन इकाई, ए क्यू का मतलब भुजा क्यू घन इकाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो कुल 6 पृष्ठीय था ना, 6 पृष्ठ होता है, तो 6 से गुना कर दीजिए और ए स्क्वायर, एक पृष्ठ का गुना क्षेत्रफल का, तो 6a² वर्ग इकाई। अर्थात इसको हम बोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होगा? तो 6 गुना एक भुजा का स्क्वायर वर्ग इकाई। अब तीसरे नंबर पर हम देखें तो विकर्ण की लंबाई, अर्थात घन के विकर्ण की लंबाई, तो √3 × a इकाई। कहने का मतलब कि √3 × एक भुजा। अब फ्रेंड्स बेलन की बात करें हम लोग, तो बेलन क्या होता है? ठोस बेलन मतलब ये खोखला नहीं हो, भरा हुआ हो। दोनों आधार बेस अर्थात कहने का मतलब सर्वांगसम होते हैं तथा आकार वृत्ताकार होते हैं। आधार के मतलब यह एक आधार, यह आधार हो गया, दोनों वृत्ताकार है। और सर्वांगसम का मतलब सभी अंग से समान। तो इसमें सभी अंग से समान कैसे होंगे? जब इस वृत्त की जो त्रिज्या दोनों के होंगे वह समान होंगे, और यह आकार तो वृत्ताकार है ही। तो चलिए अब इसका देखते हैं आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, तो वृत्त के आकार का है, इसलिए πr² हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल πr²। आधार की परिधि क्या होगा बेलन का? तो 2πr, क्योंकि वृत्त के जैसा ही है। और बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2πr × h, अर्थात जो परिधि था आधार का उसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। कहने का मतलब ऊपर का πr² और नीचे आधार वाला πr², तो 2πr²। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। इसको कुल जोड़ कर देंगे तो 2πr × r + h वर्ग इकाई। यही होगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे क्योंकि बहुत VBI इंपॉर्टेंट सभी सूत्र हैं। अब एक और रह गया उसमें, तो बेलन का आयतन कितना होगा? तो πr² × h, मतलब πr² h बोल सकते हैं। और इसे क्या कर सकते हैं? तो पाई गुना त्रिज्या का वर्ग गुना ऊंचाई, अर्थात πr² h। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखेंगे शंकु, जिसे इंग्लिश में कोन बोलते हैं, CONE कोन। अब यहाँ पर देखिए जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह बर्थडे वाला टोपी कह सकते हैं, यह शंकु के आकार का है। तो अब हम आराम से इसे समझ सकते हैं। देखिए इसका जो आधार है ना, यह वृत्ताकार है, तो यह व्यास हो जाएगा और आधा भाग यहाँ त्रिज्या हो जाएगा। यह दिखाया गया है आपको r से। और ये जो सीधी वाला ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, यह h होगा फ्रेंड्स, यहाँ दिखाई दे रहा है। और जो तिरछी ऊंचाई ये जो आप दिख रहे हैं, यह l से दिखाया गया है, स्मॉल l से। अब हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr², क्योंकि इसका जो आधार है वह कैसा है? तो वृत्ताकार है, इसलिए πr² वर्ग इकाई हो गया। दूसरे नंबर पर शंकु के वक्रपृष्ठ का हम क्षेत्रफल देखेंगे, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? πrl वर्ग इकाई, मतलब r त्रिज्या हो गया और l तिरछी ऊंचाई, तो πrl। शंकु के आधार की परिधि, तो चूंकि यह आधार तो वृत्त के ही जैसा है, इसलिए वृत्त की परिधि 2πr, तो इसका भी परिधि 2πr इकाई होगा। चौथे नंबर में शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम देखें, तो कहने का मतलब संपूर्ण का मतलब क्या? टोटल। टोटल कौन होगा? तो आधार वृत्ताकार का क्षेत्रफल और जिसका वक्रपृष्ठ था उसका क्षेत्रफल। अभी मैंने पहले पढ़ा कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है और आधार की क्षेत्रफल πr²। दोनों को आप जोड़ दीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो πr × l + r, यही हो जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब रह गया आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो 1/3 πr² × h, मतलब जहाँ पर r क्या है तो इस आधार की त्रिज्या r है और h क्या है तो इसकी ऊंचाई h है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और निश्चित रूप से 1-2 बार दोहरा करके इसको आप याद कर लेंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं गोला की। गोला अर्थात इंग्लिश में इसे स्फेयर कहते हैं।
पहले भी मैंने बताया, यहाँ पर भी दिया हुआ है। जैसे में क्या गोला हम समझेंगे, वो कांच की गोली जो बच्चे लोग खेलते हैं ना, हम लोग भी बचपन में खेलते थे तो इसलिए पूरी तरह से हमें याद रहता है। फुटबॉल और ये क्रिकेट का बॉल, ये सब मैथमेटिक्स में हम गोला पढ़ते हैं। अब सूत्र देखिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एक बार देख लीजिए गोला होता कैसा है। ये वृत्त के आकार का देखने में लगता है ना एक तरफ से, लेकिन वैसे इसको क्या कहेंगे, जो फुटबॉल आप देख रहे हैं या क्रिकेट का बॉल, वो गोला। तो ये हो गया फ्रेंड्स, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोले की त्रिज्या गोले का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। कब, जब इसकी त्रिज्या आर होगा तो 4/3 पाई आर क्यू, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, और 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई गोला के आयतन हो गया। अब चलिए अर्धगोला अर्थात हेमीस्फीयर के बारे में। अर्धगोला का मतलब क्या, इस गोले को दो भाग में बांट दीजिए, तो इतना भाग अर्धगोला और नीचे वाला भी अर्धगोला। एक भाग देखिए यहाँ लिया गया है, यह जो भाग है कटा हुआ भाग, ये वृत्ताकार हो गया, तो ये त्रिज्या आर हो गया, और ये वक्रपृष्ठ हो गया ना। अब हम समझते हैं, गोले के दो समान भाग में से प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि दो भाग में आप काट दीजिए, तो दोनों भाग अलग अलग अर्धगोला कहलाएगा। अब अर्धगोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गोला का वक्रपृष्ठ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, तो इसलिए अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो जाएगा, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसका वृत्तीय आधार तो वृत्त के जैसा है, तो पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपको अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ देख रहे हैं अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि आप 4/3 पाई आर क्यू देखे थे गोले का आयतन, तो अर्धगोला का मतलब आधा, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे तो निश्चित रूप से 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक VVI जो हमारे सामने आ रहा है, इसको हम देखेंगे। VVI यह है लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। जैसे कि बाल्टी को हम क्या कह सकते हैं, तो छिन्नक के रूप में हम जानेंगे। शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन भी जब पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो आकृति आपको इस तरह के दिमाग में आप बैठा लीजिए, और सूत्र मैं यहाँ बारी बारी करके सबको बता रहा हूँ, और मैं पहले भी लिख दिया कि इसको VVI के रूप में आप जानिए। सारे सूत्र VVI हैं, तो इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे और डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके प्रश्नों का हल करेंगे। बोर्ड परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन 5 नंबर में ये बाल्टी वाला आता ही आता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो भी इससे परेशान रहते थे लेकिन थोड़ी सी अगर ध्यान दी जाए तो उतनी मुश्किल भी नहीं है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देख लीजिए, ये बाल्टी के आकार का है, तो ऊपर वाला ये जो भाग है कुछ बड़ा वृत्ताकार मुंह जैसा लगता है, जिसमें पानी ऊपर चढ़ता है अगर कुआं से हम निकालें, और नीचे आधार जो कुछ छोटा वृत्त वाला लगता है, और ये कुछ बड़ा वृत्त वाला लग रहा है। तो बड़ा वृत्त वाला जो इसका भाग दिख रहा है, इसकी त्रिज्या को हम बड़ा आर से मान लेते हैं, और ये जो नीचे आधार के रूप में है, छोटी वृत्त के रूप में जो नज़र आ रहा है बाल्टी का आधार, इसको छोटा आर त्रिज्या मान लेते हैं, और बाल्टी की ऊंचाई h से मान लिया, और इसकी तिरछी ऊंचाई यहाँ पर है, यह l है। ये सारी बात समझ गए, तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी सूत्रों को समझने में। शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन, मैं पहले भी बोलेगा कि बाल्टी का आयतन, तो भी आपको यही सूत्र लगानी है, और शंकु के छिन्नक का आयतन, तो भी आपको यही सूत्र लगानी है। क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई h इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस R स्क्वायर। करने का मतलब 1/3 पाई h इंटू R स्क्वायर प्लस R इंटू R प्लस R स्क्वायर। हिंदी में बोलें तो 1/3 पाई इंटू ऊँचाई प्लस बड़ी त्रिज्या का वर्ग प्लस बड़ी त्रिज्या इंटू छोटी त्रिज्या का गुना प्लस छोटी त्रिज्या का वर्ग। तो फ्रेंड्स निश्चित रूप से आप इसे याद करेंगे। अब बाल्टी या छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई इंटू L प्लस छोटी त्रिज्या R प्लस बड़ी त्रिज्या R। शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह दोनों आधार वाला वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, और ये वक्रपृष्ठ का। कहने का मतलब पाई R स्क्वायर बड़ा वाला त्रिज्या वाला, और पाई R स्क्वायर ये छोटा त्रिज्या वाला, दोनों आधार हो गया ना। और इसमें ये वक्रपृष्ठ कितना था, पाई L इंटू
एल प्लस आर कैपिटल प्लस छोटा आर वाला। अब इस सबको एक साथ कर देंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यही हो जाएगा आपको शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक रह गया शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि रूट अंडर ऊंचाई का वर्ग प्लस बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या के अंतर का वर्ग। तो यह तिरछी ऊंचाई निकालने में मदद, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसे अन्यथा नहीं लें, यह BBI है, यह पूरी तरह से दिमाग में इसको बैठा लें, स्क्रीनशॉट लें, 2 बार 3 बार देखें वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको याद होगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में सफल होंगे। अब हम चलेंगे प्रश्न की तरफ कि आखिर इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे तो हम हल कैसे कर पाएंगे। देखिए 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। देखिए तो पहले तुम लिख लेंगे प्रश्न से बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी जो बड़ी त्रिज्या है वह 28 सेंटीमीटर है और छोटी वाला त्रिज्या है आधार का वह 7 सेंटीमीटर है। तो सीधा हम ना क्या करेंगे कि उस बाल्टी का आयतन का सूत्र लगाएंगे। कितना होता है 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर घन इकाई। इसमें मान रख दीजिए 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। एच यहाँ पर बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्लस बड़ी त्रिज्या 28 था ना, तो इसका वर्ग कर दिए प्लस छोटी त्रिज्या का वर्ग 7 का वर्ग कर दिए और यहाँ पर प्लस बड़ी त्रिज्या 28 उन्हें छोटी त्रिज्या r, सबको हम गुना कर देंगे, यही घन सेंटीमीटर होगा। अब जिसको फ्रेंड्स आप सरल करेंगे तो आ जाएगा 22 गुना 15/7 784 प्लस 49 प्लस 196 घन सेंटीमीटर। उसके बाद 22 गुना 15/7 गुने 1029 घन सेंटीमीटर, फिर 22 गुना 15 गुना 147 घन सेंटीमीटर। इसको सरल करेंगे तो आपको आ जाएगा तो 48,510 घन सेंटीमीटर। यही होगा बाल्टी का आयतन। ठीक है, तो कितनी आसानी से सूत्र हमें याद रहेगा तो प्राप्त हो जाएगा ना। अब एक और प्रश्न को देखें, यह भी बहुत आसान है, सूत्र पर आधारित है। उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान। देखिए गोले का व्यास तो 14 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या तो आधा होता है व्यास का ना, तो व्यास बटा 2 अर्थात 14/2 करेंगे तो कटेंगे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सूत्र से गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई का मान 22/7। आर के जगह पर 7 था त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर 7 था ना त्रिज्या, तो वर्ग कर देंगे। अब इसको सरल करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 88 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसको गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। जब इस प्रकार के प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स तो जो बड़ा गोला आपको बताएगा, जैसे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है तो उसका आयतन निकाल लेंगे। फिर छोटी त्रिज्या वाला जो बताता है, जहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितनी गोली बनाया जा सकता है, तो दोनों का आयतन निकाल करके बड़ा वाला आयतन में छोटे वाला आयतन से भाग दे देंगे, आपको गोली की संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ बड़ी गोली का आयतन बराबर तो 4/3 पाई आर क्यू सूत्र से होता है। अब इसमें मान रख दीजिए 4/3 पाई का 22/7 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या था तो ये कर दिए, रहने दीजिए इतना। अब छोटी गोली का आयतन निकालिए, तो गोली या गोला छोटा या बड़ा, आखिर तो गोला ही है, तो सूत्र 4/3 पाई आर क्यू वही लगेगा। उसमें मान रख दीजिए 4/3 22/7 त्रिज्या 1 था तो 1 का क्यू। अब मैंने क्या बोला था, अभिष्ट गोली की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, अभिष्ट गोली की संख्या बराबर बड़ी गोली की त्रिज्या वाले जो गोला था उसका आयतन बटा छोटी त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखिए 4/3 22/7 कैंसिल हो गया, 8 का क्यू बटा 1 का क्यू, तो एक तो कुछ ऐसा मान रखेगा नहीं, एक तो उतना ही हो जाएगा, तो इसलिए 8 गुना 8 करेंगे तो आपको आ जाएगा 512। तो 512 गोलियां बनाई जा सकती है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला रहेगा तो 1 सेंटीमीटर में बनाना रहेगा तब। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं ना, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि किस रूप से इसको हल कर पाएंगे। तो 12 सेंटीमीटर व्यास का एक लंबवृत्तीय बेलन
जल से अंशतः भरा हुआ है। यदि कहता है कि उसमें 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो बेलन में जल की सतह कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगी। अर्थात जो वह बेलन था जिसमें पानी कितना ऊंचा उठ जाएगा, यही फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है। एक दो बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे। अब हम चलेंगे इसको हल कैसे कर पाएंगे। देखिए सामने चित्र करके देखेंगे तो कुछ ज़्यादा हमें समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम करेंगे, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा, तो 3 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन हमें मालूम है 4/3 पाई आर क्यू, सूत्र मैंने याद किया है। तो 4/3 पाई, आर के जगह पर 3 का क्यू कर देंगे। इसको जब हल करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा आपको कितना, तो 36 पाई घन सेंटीमीटर। क्या आ गया, गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर। अब फिर माना कि जल की सतह 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। हमने मान लिया कितना ऊंचा उठा, तो h सेंटीमीटर। आपको देखिए कुछ इस तरह से समझाते हैं ऊपर ला करके चित्र को, तो और भी आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो यह जो आपका बेलन जो दिखाई दे रहा बेलनाकार पात्र, इसमें पानी कहाँ तक था, तो यहाँ तक था, देख रहे हैं ना। और जब ये गोला डाला गया 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो अब पानी चूँकि गोला डालने के बाद ऊपर जाएगा कितना, तो 1 सेंटीमीटर ऊंचा पानी हो गया। पहले यहाँ तक था, पानी यहाँ तक आ गया। किस कारण आ गया, क्योंकि इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डाला गया है। तो जाहिर सी बात है कि जितना जगह यहाँ पर ये गोला छेका अंदर में, उतना ही पानी ऊपर बढ़ गया, ऊंचा हो गया h ऊंचाई। तो इससे पता चलता है कि जो गोले का आयतन होगा वो जितना उठा h पानी है इस बेलन में, यह दोनों जो इतना पानी का आयतन और इस गोले का आयतन दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, फिर माना कि जल की सतह 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है, h यहाँ पर माना गया है। तो उठे हुए जल का आयतन क्या होगा, तो देखिए आयतन मतलब क्या, ये तो बेलन में ही आयतन ढूंढ रहा है ना, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। तो पाई आर के जगह पर क्या हो जाएगा, तो पाई 12/2 का वर्ग गुना h। h क्यों, क्योंकि h जो है आपका ऊंचा उठ गया है और इसका व्यास था 12 सेंटीमीटर, तो उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा ना, तो 12/2। अब फ्रेंड्स देखिए, उठे हुए जल का आयतन बराबर गोले का आयतन। अभी मैंने बोला गोला डालने के बाद ही इतना पानी ऊपर गया है इस बेलन में, तो इतना जो उठे हुए पानी का आयतन और गोले का आयतन दोनों बराबर होगा। इसलिए पाई इंटू 36h बराबर 36 पाई। क्यों, क्योंकि 36 पाई आपको पहले आया था ना जब हम आयतन निकाले थे, और यहाँ से वो आ गया आपको पाई इंटू 36 इंटू h। अब क्या करेंगे, 36 पाई कैंसिल हो गया, तो h कितना बचा, h 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जल का स्तर 1 सेंटीमीटर उठ जाएगा, अर्थात ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर यह जल का स्तर उठ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हम लोग प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो यह निश्चित रूप से इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसको आप VVI मान लीजिए इस चैप्टर को, और सभी सूत्र को एकदम रट जाइए, बिल्कुल रट जाइए। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर आप मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ जाइए। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर जा कर के मैथ्स मूवी सुधीर सम्राट, तो ये मिल जाएगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद दिलाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।